धूपपुर गांव पिछले कई वर्षों से भयंकर गर्मी से पीड़ित था। रमेश भयंकर धूप में खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था कि तभी उसका पुत्र मोहन आकर उससे बोलता है, पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना और फ्रिज का ठंडा पानी भेजा है। अच्छा हुआ तू आ गया मोहन, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा था। पिताजी, हमारे गांव में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, तो फिर हम अपनी खेती बेचकर दूसरे गांव में रहने क्यों नहीं जा सकते? अरे मोहन, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा। हमारे गांव में पिछले कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और यहाँ पर बिजली भी नहीं है। जमींदार ने अपनी रकम से गांव में सोलर प्लांट लगवाए हैं, उसी से पूरे गांव में बिजली सप्लाई होती है। मगर वो सिर्फ उसी घर में बिजली सप्लाई करवाता है जिस घर के लोग अपने खेत उसके पास गिरवी रख देते हैं। यहाँ तक कि गांव के सभी घरों में पंखे, कूलर और फ्रिज भी जमींदार के ही दिए हुए हैं। ये तो गलत है पिताजी। माना जमींदार सबको बिजली, कूलर और फ्रिज देता है, मगर बदले में काम भी तो बहुत अधिक लेता है। तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो मोहन, इसीलिए तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारी नानी के घर पर शहर भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जब तुम पढ़ लिख कर इस गाँव में आओगे तो वर्षों से चली आ रही इस अत्याचार की परंपरा को जरूर तोड़ोगे। मोहन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। इस घटना के 10 वर्ष बाद विमला अपने खेत से काम करके अपने घर पर लौटी ही थी कि तभी घर पर वो अपने बेटे के साथ एक सुंदर लड़की को देखकर चौंक पड़ी। मोहन, तुम कब आए? बस माँ, बिल्कुल अभी अभी आया हूँ। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम मोहिनी है। ये मेरे साथ में पढ़ती थी, हम दोनों ने विवाह कर लिया। अब ये तुम्हारी बहू है। माँ, अब मैं अपने गांव में ही रहूंगा। नहीं बेटा, इस गांव के लोग आज भी जमींदार के गुलाम हैं। माँ, पिताजी ने मुझे शहर में इसीलिए पढ़ने के लिए भेजा था ताकि मैं अपने गांव के लोगों को जमींदार की गुलामी से मुक्ति दिलवा सकूं। अगले दिन मोहन जमींदार की हवेली की ओर चला गया। अरे मोहन, तुम गांव में कब आए? जब तुम गांव छोड़कर गए थे तो कितने छोटे थे, देखो अब कितने बड़े हो गए। चलो, अच्छा है कि तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी 5 वर्ष पहले ही संसार को छोड़कर चले गए, अब उनका काम तुम करोगे। मैं यहाँ पर अपने खेत के कागज लेने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। मूर्ख, शहर में 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को बहुत बड़ा बैरिस्टर समझने लगे। मत भूलो, धूपपुर गांव के कुएं ठंडा पानी नहीं देते। अगर तुम अपने खेत के कागज यहाँ से ले जाओगे तो फिर मैं अपने सोलर प्लांट से तुम्हारे घर में बिजली की सप्लाई बंद कर दूंगा और तुम्हारे घर से कूलर, पंखे सब छीन लूंगा। ना तो तुम मेरे घर की बिजली की सप्लाई बंद कर सकते हो और ना ही फ्रिज, कूलर छीन सकते हो, क्योंकि मेरे पिताजी ने बरसों तुम्हारी गुलामी की है। जमींदार गुस्से से मोहन को खेत के कागजात पकड़ाते हुए कहता है, जाओ, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा है। मोहन खुश होते हुए वहाँ से चला गया। मोहन के जाते ही जमींदार का साथी बलराम कहता है, ये क्या जमींदार साहब, आपने इतनी आसानी से हार मान ली? ऐसे तो ये लड़का सारे गांव की जमीन छीन कर ले जाएगा। चिंता मत करो बलराम, अब आगे आगे देखो कि होता है क्या। अगले दिन जब मोहन अपनी पत्नी मोहिनी के साथ घर पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर जमींदार बलराम और कुछ लोगों के साथ आ पहुँचा। जमींदार, तुम यहाँ कैसे? जमींदार गुस्से से बलराम से कहता है, देखते क्या हो बलराम, मोहन के घर का फ्रिज, कूलर, पंखा ले लो और इसके घर की बिजली की सप्लाई भी बंद कर दो। इसके खेत में ट्यूबवेल से पानी आता है, उस ट्यूबवेल को चलाने में भी मेरी ही बिजली का योगदान है। वहां से भी बिजली हटा लो, देखता हूँ कि ये खेती कैसे करता है और बगैर ठंडा पानी पिए इस गांव की गर्मी को कैसे झेलता है। इतना कहकर जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन के घर का फ्रिज और पंखा लेकर चला गया। मोहन की माँ विमला रोते हुए अपने बेटे से कहती है, अभी भी समय है,
खेत के कागजात जमींदार को दिया। बेटा, अब मुझसे इस बुढ़ापे में गर्मी नहीं झेली जाती। अपनी माँ की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप गांव से कुछ दूर झाड़ियों में बैठ गया। तभी वहां पर एक कबाड़ी वाला आ गया और एक कबाड़ हो चुकी फ्रिज को झाड़ियों में फेंक दिया। क्या हुआ भाई, इस फ्रिज को क्यों फेंक रहे हो? ये फ्रिज बरसों से जमींदार के तहखाने में पड़ी हुई थी। जमींदार ने इसे झाड़ियों में फेंकने के आदेश दिए हैं। इतना कहकर कबाड़ी वाला वहां से चला गया। मोहन कबाड़ हो चुकी फ्रिज को अपने घर ले आया। ये फ्रिज तो कबाड़ हो चुकी है। मोहन सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। शहर में मैंने ये काम भी सीखा था। मोहन दिन रात उस कबाड़ फ्रिज को सही करने में जुट गया और कुछ ही दिनों में कबाड़ फ्रिज नई नजर आने लगी। मोहन, इसको चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। चिंता मत करो मोहिनी, मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि वो मेरे गांव में सरकारी सोलर प्लांट लगवा दे और मैंने बैंक से कर्ज की भी अपील की है। सब ठीक हो जाएगा। आधी रात का समय हो चुका था। मोहन गहरी नींद में था। अचानक उसके पूरे कमरे में ठंड फैल गई। मोहन अचानक उठ गया। मुझे अपने कमरे में एसी जैसी ठंड क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ बेटा? माँ, आपको कमरे में ठंडक नहीं लग रही? हाँ, लग तो रही है, और मुझे भी। तभी उन दोनों की नजर फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के अंदर का दृश्य देखकर उन सब की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। फ्रिज के अंदर एक पूरा बर्फ का गांव मौजूद था, जहां से ठंडी हवा मोहन के कमरे तक आ रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। बहू सही कह रही है, मुझे तो ये कोई जादुई फ्रिज लग रही है। वो तीनों फ्रिज के अंदर चले गए। अगले ही पल उन तीनों ने स्वयं को एक गांव में मौजूद पाया, जहां पर हर वस्तु बर्फ की बनी हुई थी। तभी उन तीनों के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। कौन हो तुम तीनों? उन तीनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक बर्फ की स्त्री खड़ी हुई थी और उन तीनों को देख रही थी। मेरा नाम मोहन है और ये मेरी माँ और मेरी पत्नी है। इतना कहकर मोहन बर्फ की बनी हुई स्त्री को सारी घटना बताता है। तो इसका मतलब तुम ही अपने गांव के ऊपर लगे हुए श्राप को समाप्त कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। चलो, मैं तुम्हें अपने बर्फ के गांव के बर्फ के मुखिया से मिलवाती हूँ। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे गांव में गर्मी पड़ने और वर्षा ना होने का क्या रहस्य है। मोहन उस बर्फ की स्त्री के साथ एक बर्फ की हवेली के अंदर चला गया। मुखिया जी, ये धूपपुर गांव से आए हैं। तुम जहाँ पर खड़े हो मोहन, वो एक दूसरा संसार है जिसे तुम जादुई संसार कह सकते हो। तुम जिस गुफा से आए हो, उस गुफा का द्वार हजारों सालों से बंद था। वर्षों पहले हमारे गांव के एक बर्फ के मानव ने उस गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया। वो देखना चाहता था कि उस गुफा के अंदर क्या है। जब वो उस गुफा के द्वार को तोड़कर उसके अंदर घुसा तो उसने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। उस समय तुम्हारे गांव में भरपूर वर्षा होती थी और पूरे गांव में हरियाली ही हरियाली थी। बर्फ के मानव को देखकर तुम्हारे गांव का मुखिया बुरी तरह से घबरा गया। उसने हमारे गांव के बर्फ के मानव को एक फ्रिज के अंदर बंद करवा दिया और उस फ्रिज को एक तहखाने में फेंकवा दिया। उस बर्फ के मानव ने फ्रिज के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दे दिया कि जिन गांव वालों ने डर कर उसे एक फ्रिज में कैद कर दिया था, उन्हीं गांव वालों को अब से अपना सारा जीवन डर डर कर ही बिताना होगा। उस दिन से तुम्हारे गांव में वर्षा होनी बंद हो गई और भयंकर गर्मी पड़ने लगी। समझ गया, उस गुफा के अंदर हमारी दुनिया का द्वार खुलता है। शायद उस बर्फ के मानव ने उसी फ्रिज में दम तोड़ा था जिस फ्रिज के द्वार से मेरा परिवार यहाँ तक आया है, और उस बर्फ के मानव के श्राप के कारण ही हमारे गांव के सभी लोग जमींदार से डर कर रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा मोहन।
शायद तुम भी उसी द्वार से इस दुनिया में आए हो, और उस द्वार से केवल वही आ सकता है जिसके मन में दूसरों के प्रति इंसानियत हो। तुम अपने गांव वालों के दिल से डर को समाप्त करो और उनके मन में वीरता जगाओ। ऐसा करते ही श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन जमींदार ने गांव वालों के मन में बुरी तरह से अपना डर बना रखा है। तुम ही उस डर को समाप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारे बर्फ के गांव में बरसों से ये भविष्यवाणी चली आ रही है कि इंसानों की दुनिया से कोई इंसान अपनी पत्नी और मां के साथ हमारे गांव में आएगा, जो हमारे दिए हुए बर्फ के मानव के श्राप को समाप्त कर सकता है, और वो तुम हो मोहन। बर्फ के मुखिया की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी और माँ को लेकर गुफा के अंदर घुस गया। अगले ही पल उसने अपने आप को घर के अंदर पाया। मोहन सीधा गांव की ओर चला गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करके सारी घटना बताते हुए बोला, गांव वालों, मुझ पर विश्वास करो। जमींदार की गुलामी करना छोड़ दो। अपने अपने खेत के कागज वापस ले लो। तुम्हारे ऐसा करते ही इस गांव में वर्षा होने लगेगी। हम तुम पर विश्वास क्यों करें मोहन? मुझ पर विश्वास करो। तुम सब जमींदार से अपने खेत के कागज वापस मांगो और मेरे साथ चलकर शहर की कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है, मुझे लगता है कि हम सबको मोहन की बात माननी चाहिए। सभी गांव वासी जमींदार की हवेली में चले गए। ये सभी गांव वाले अपनी अपनी जमीन के कागज वापस मांगने आए हैं जमींदार। ये जानते हुए भी कि सोलर प्लांट मेरा है, मैं इनका बिजली पानी सब बंद कर दूंगा। चुपचाप से इनके कागज इनके हवाले कर दो। जमींदार इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। उसने तुरंत सारे कागज मोहन के हवाले कर दिए। तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीप आ गई। मोहन इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस जमींदार को और इसके साथ ही इस बलराम को भी। पुलिस ने जमींदार और बलराम को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और ऐसा करते ही धूपपुर गांव में आसमान की काली घटा छा गई और बारिश होने लगी और धूपपुर गांव श्राप से मुक्त हो गया। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई
और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे? क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे? नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया, मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग
जमीन में गाड़ के सब्जियां फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है? अलमारी जैसा। वो मिट्टी की फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे लंबे समय तक, वो भी बिना बिजली के। सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। उस औरत ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक पत्रकार ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज बिक गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो भाग्यवान, आज तुम्हारे बेटी की कितनी कमाई हुई है। बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी का फ्रिज का आइडिया कमाल का है। लोगों ने हमें एडवांस दिया है मिट्टी की फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो तेरी वजह से है। तेरे प्रोत्साहन की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता, तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब सही होगा। सही नहीं, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर लाइन लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस परिवार के पास हर सुख सुविधा थी। और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की आइडिया की वजह से हुआ। हप्पूगंज नाम का गांव था, जहां पर हर्ष अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहा करता था। हर्ष गांव में बर्तन बेचने का काम किया करता था। हर दिन वो एक गांव से दूसरे गांव में बर्तन बेचने जाता था। एक दिन जब वो बर्तन बेचने के लिए बर्तन की टोकरी अपने सिर पर रख ही रहा था, तभी उसकी पत्नी सुरेखा उससे कहती है, आप बर्तन बेचना छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर आजकल आपके बर्तन खरीद कौन रहा है? खरीद तो कोई नहीं रहा है सुरेखा, मगर बर्तन मेरे बाप दादा सदियों से बेचते आ रहे हैं और मुझे बर्तन, थाली, गिलास बनाने के सिवा कुछ और नहीं आता। मगर हम भूखे भी तो नहीं रह सकते ना पतिदेव। आज मुझे जाने दो, अगर आज कमाई नहीं हुई तो मैं सारे बर्तन पानी में फेंक दूंगा और कहीं और काम कर लूंगा। जब वे बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी उनके घर के बाहर आकर हर्ष को आवाज लगाता है, हर्ष भैया, ओ हर्ष भैया। हर्ष बाहर जाता है। अरे क्या हो गया, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? प्रधान जी ने हम सारे गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। क्यों, कोई आफत आ पड़ी है क्या? भाई वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। जाओ जल्दी, गांव के बड़े पेड़ के नीचे सारे गांव वालों की बैठक लगी है। ठीक है, अभी जाता हूँ। हर्ष घर में जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या कह रहा था वो आदमी? चलो, आज बर्तन नहीं बेच पाऊंगा। प्रधान जी ने जल्दी से जल्दी एक बैठक में बुलाया है, हमें वहां जाना होगा। हर्ष सुरेखा को लेकर प्रधान जी की बैठक में जाता है और देखता है कि प्रधान के साथ साथ गांव की जमींदारनी भी खड़ी है। ये जमींदारनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो इसे गांव के मसलों में कभी नहीं देखा मैंने। जाने दो, देखते हैं आखिर प्रधान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। गांव वालों, गांव में एक बड़ी आफत आ पड़ी है। सरकार हमारे गांव की सारी जमीन एक विदेशी कंपनी को बेच रही है। क्या?
मगर सरकार हमारे घर और जमीन को विदेशी कंपनी को कैसे बेच सकती है? हमारे पास हमारे घर और जमीन के कागज हैं। यही कारण है कि तुम अनपढ़ हो। ये भी नहीं पता कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार अपनी जमीन देकर आपको कोई छोटा मोटा घर दे देगी, और क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाप दादाओं के जमाने से हमारे पास हमारी खेती है, ऐसे कैसे सरकार उसे बेच सकती है? सब लोग धैर्य रखिए। मैं जानता हूँ कि आप सब परेशान हो रहे हैं, मगर हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। अगर हमें इस जाल से निकलना है तो हमें जमींदारनी जी की बात माननी पड़ेगी। मेरे पास एक उपाय है। आप सब अपनी जमीन और खेतों को मेरे नाम कर दीजिए, जिससे पूरा गांव मेरे नाम हो जाएगा। और जब सरकार ये जमीन बेचने आएगी तो मैं ये मामला उच्च न्यायालय में ले जाऊंगी, और हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाऊंगी। मगर मैं आपके घरों को किसी विदेशी कंपनी को छूने भी नहीं दूंगी। ये मेरा आश्वासन है। मगर क्या ये करना सही है? क्या पता जमींदारनी हमारे घर वापस ही ना दे। ठीक है, मत दो और मुझे जाने दो। तुम्हारी बाप दादाओं की जमीन सरकार को चली जाए। गांव वालों, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें जैसा जमींदारनी कहती है वैसा ही करना होगा। सारा गांव ये बात मान लेता है और अपने अपने घर से अपनी जमीनों के कागज लाकर गुल्लू को देने लगता है। गुल्लू सारे जमीन के कागज लेकर जमींदारनी को दे देता है और कहता है, जमींदारनी जी, क्या खेल खेला है आपने? एक ही बार में सारे गांव वालों की जमीन हड़प ली। मानना पड़ेगा आपको। ये गांव वाले कितने बेवकूफ है ना। इनका प्रधान भी मेरे झांसे में फंस गया। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारे गांव वाले देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। तभी प्रधान जी एक बार फिर से गांव वालों को बैठक में बुलाते हैं। प्रधान जी, आपके कहने पर हमने सारे घर जमीन उस जमींदारनी के नाम कर दिए, मगर अभी तक कोई भी सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर अभी तक जमींदारनी जी बैठक में नहीं आई। जब वो बात कर ही रहे थे तभी जमींदारनी जी उनकी बैठक में आ जाती हैं और उनसे कहती हैं, चलो सब मेरे घर को खाली कर दो। ये पूरा गांव अब मेरे नाम पर है। अगर खाली नहीं किया तो पुलिस को बुला लूंगी। सारे कागज मेरे पास हैं। ये आप क्या कह रही हैं जमींदारनी जी? ओए प्रधान, घर खाली करो तुम भी। मगर हम जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या, मगर सबके घर खाली कर दो, नहीं तो घर में रहने के लिए किराया देना शुरू कर दो। 3 दिन है तुम गांव वालों के पास, सिर्फ 3 दिन। चल गुल्लू। जमींदारनी वहां से चली जाती है और गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास अब बस ये बर्तन बचे हैं, इनमें भी सिर्फ थालियां ही हैं। आज जाकर इन्हें बेचकर जितने पैसे बनेंगे, फिर घर छोड़कर हम बाहर रास्ते पर रहेंगे। हर्ष बर्तन को सिर पर रखकर उन सभी थालियों को बेचने चला जाता है, मगर कोई भी उससे बर्तन नहीं खरीदता, जिसकी वजह से वो निराश होकर जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। क्यों होते हो परेशान? क्या ये वक्त परेशानी का है? क्यों रोते हो उसके लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं? क्या ले जाओगे अपने साथ जब तुम दुनिया छोड़ जाओगे? जी आप? मैं हूँ बुढ़िया, जादू कर दूंगी, बर्तन के बनाऊंगी घर। बोलो, क्या है तुम्हारी टोकरी में? मेरी टोकरी में सिर्फ बर्तन के नाम पर थालियां ही हैं। थाली ना आसमान में होंगी, ना होंगी जमीन पर। लहराते उठेंगे घर तुम्हारे, सबके सब इस थाली पर। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हड़प्पा नाचो। आप ठीक तो है ना? बुढ़िया हर्ष को जादुई छड़ी देती है और कहती है, जा गांव में लोगों को ये थाली दे और इस पर ये छड़ी घुमा। ये थाली घर में बदल जाएगी और जहाँ चाहोगे वहाँ चली जाएगी। चल, अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है। हर्ष
हर्ष अपने गांव पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। वो अपने बर्तन की टोकरी में से एक थाली निकालता है, उसे जमीन पर रखता है और छड़ी उसके ऊपर घुमाता है। जैसे ही वो छड़ी को थाली के ऊपर घुमाता है, वैसे ही उस थाली पर घर बन जाता है। सच में घर इस थाली पर बन गया, वैसे ही जैसे उस जादूगर बुढ़िया ने कहा था। हर्ष प्रधान को जाकर सारी बातें बताता है और हर्ष सारे गांव वालों के लिए थाली पर घर बनाकर दे देता है। ये सब देखकर जमींदारनी प्रधान और उसकी बैठक के सामने आकर कहती है, मैंने कहा था ना कि अपने घर खाली कर दो, मगर घर खाली करने के बजाय तुम थालियों पर घर बना रहे हो। अब बस बहुत हो गया। क्या? नहीं तो तुम क्या करोगी? उच्च न्यायालय में जाओगी? क्या कहोगी? क्योंकि हमने तो घर खाली कर दिया है, अब क्या? और हम तुम्हारी जमीन पर नहीं हैं। हमारा थाली घर न जमीन पर है और न आसमान में। न्यायालय में क्या कहोगी तुम जमींदारनी? अगर जाना ही है तो जाओ, फिर हम भी वहाँ जाकर बताएंगे कि कैसे तुमने झूठ बोलकर हम सारे गांव वालों से हमारी जमीन और घर हड़प लिए। ये सुनकर जमींदारनी अपने घर के लिए निकल जाती है और गुल्लू जमींदारनी से कहता है, अब हम क्या करेंगे मालकिन? आपके पास कोई तरकीब है? हाँ, उस हर्ष से उसकी थाली पर घर बनाने वाली छड़ी को लेना पड़ेगा। मगर हम उससे कैसे लेंगे? उसका घर तो थाली पर है। तो उसके थाली घर पर चढ़कर उसके घर से चोरी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो चोरों से ही मिलती है। आप ठीक कहती हैं, मेरी शक्ल चोरों से मिलती है। मगर काम आपके हैं चोरों वाले। क्या? अब कुछ नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। रात हो जाती है और जमींदारनी और गुल्लू हर्ष के थाली घर में पहुंचते हैं और हर्ष के घर में चुपचाप घुस जाते हैं। चलो उस छड़ी को ढूंढो जल्दी। हाँ मालकिन, मगर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर हर्ष और उसकी पत्नी क्यों नहीं है? हर्ष और सुरेखा अपने घर पर उस दिन नहीं थे। अच्छा ही है कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। अब हम आराम से उस छड़ी को ढूंढ लेंगे। गुल्लू को वो छड़ी मिल जाती है। मालकिन देखिए, छड़ी यहाँ है, इस तकिए के नीचे रखी हुई है। रुक, ला इसे मुझे दे। जैसे ही जमींदारनी वो छड़ी को अपने हाथ में लेती है, हर्ष का थाली घर आसमान में ऊंचाई पर चला जाता है और जब जमींदारनी घर के बाहर आकर नीचे देखती है, हम इतने ऊपर कैसे आ गए? गुल्लू, क्या किया तूने? मैंने क्या किया मालकिन? जमींदारनी को तभी एक आवाज सुनाई देती है। जमींदारनी, ऊंचाई से अपनी जमीन और घरों को देखने में कैसा लग रहा है? प्रधान, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मजा आ गया। अरे ओ जमींदारनी जी, जो छड़ी तुम्हारे हाथ में है वो नकली है। ये देखो, असली छड़ी मेरे हाथों में है। मैंने कुछ नहीं किया, सब ये जमींदारनी का किया धरा है। जमींदारनी, वादा करो कि तुम सबके घर और जमीन के कागज वापस करोगी, तभी तुम्हें नीचे उतारूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सारे हड़पे हुए घर, जमीन और खेत सब वापस कर दूंगी। बस मुझे नीचे उतारो। सच में? हाँ सच में, मैं वापस कर दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नीचे उतारो। सुरेखा छड़ी घुमाती है और घर नीचे आ जाता है। अगले दिन जमींदारनी सारे गांव वालों को उनके घर, जमीन और खेतों के कागज वापस कर देती है। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है।
हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन, मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहां तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूं। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहाँ से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा। तब क्या होगा?
कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ, कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन, बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, देखो वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो?
वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर
अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। हिम्मतपुर नाम का गांव था, जहां पर सुयश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था, मगर वो दोनों अपने पिताजी के साथ रहते थे। एक दिन सुयश अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, आजकल गांव की सड़कें पक्की होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि हमें पिताजी से बात करके गांव में बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। सोचो भी मत, पिताजी सीधा आपको मना कर देंगे। पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की और बस घर पर बैठे रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मेरा पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता। मगर सोचो, अगर हम अभी बस का व्यापार शुरू कर देंगे तो आगे चलकर हमें बहुत फायदा होगा। जब सुयश और उसकी पत्नी रेखा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुयश के पिताजी उनकी बातें सुनकर अंदर आते हैं और सुयश से कहते हैं, चुप रहो एकदम। जब देखो घर में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें लेकर आ जाते हो। मगर पिताजी, गांव में सरकार बहुत अच्छी सड़कें बना रही है। हमें इसका फायदा उठाकर अपना खुद का बस का व्यापार शुरू करना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें घर बैठा कर खिला रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? पिताजी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये कहकर सुयश गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर एक बार सुयश और उसकी पत्नी घर पर बातें कर रहे थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सोने की चेन। सोने की चेन? मुझे यही चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पतिदेव। मगर आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि पिताजी तो सिर्फ खाने के लिए ही पैसे देते हैं। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे, उसी समय सुयश के पिताजी गुस्से में उनके कमरे में आ जाते हैं। सुयश! हाँ पिताजी, क्या हुआ? कोई दिक्कत? वाह, जरा देखो तो, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही मासूम हो। बता, मेरे पैसे कहाँ हैं? अलमारी से मेरे बहुत सारे पैसे गायब हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर ये सवाल आप सुयश जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है इन्होंने आपके पैसे चुराए हैं? हाँ बिल्कुल, इसी ने पक्का मेरे पैसे चुराए हैं। नहीं तो ये सोने की चेन कहाँ से लेकर आया? पिताजी, ये चेन मैंने अपनी बाइक बेचकर ली है। मैंने कोई पैसों की चोरी नहीं की है। चोरों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाओ। सुयश और रेखा बिना कुछ बोले घर छोड़कर निकल जाते हैं और सुयश अपने दोस्त विनोद के पास चला जाता है। सुयश विनोद को सारी बातें बताता है। भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरे पिताजी तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा हुआ उन्होंने तुझे निकाल दिया। अब तुझे जिंदगी का असली खेल समझ में आएगा। मगर अब तू करेगा क्या? यार, मेरे पास एक योजना है, मगर मेरे पास उसे करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तो बता भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा तो शायद मैं तेरे व्यापार में निवेश कर दूं। सुयश विनोद को अपने बस के व्यापार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर विनोद कहता है, हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ये व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, फिर मैं तेरे व्यापार में निवेश करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। विनोद सुयश के इस नए बस के व्यापार में निवेश करता है और कुछ दिनों बाद सुयश एक बस खरीदकर हिम्मतपुर ले आता है और गांव में बस चलाना शुरू कर देता है। गांव के लोग सुयश की बस में बैठने लगते हैं। देखते ही देखते सुयश 3 और बसें खरीद लेता है। बहुत बढ़िया सुयश, मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होगे। धन्यवाद विनोद। अगर तुम ना होते तो शायद मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होता। मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, ये करना मेरा फर्ज था। मगर मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। कैसी चेतावनी विनोद? जब मैं शेषपुर से हिम्मतपुर आ रहा था, तब मैंने राहुल रिक्शे वाले को दूसरे रिक्शे वाले से बात करते हुए सुना। अरे, जब से ये सुयश की बस गांव में आई है,
तब से हमारी रिक्शा में कोई बैठता ही नहीं है। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं वहां से निकल गया, मैंने बस इतना ही सुना। ठीक है विनोद भाई, मैं ध्यान रखूंगा। सुयश अपने घर लौट जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो देखता है कि उसकी तीनों बसों को किसी ने आग लगा दी है। अरे ये किसने किया? मेरी बस, मेरी बस! थोड़ी देर बाद विनोद भी वहां आ जाता है और सुयश से कहता है, मैंने कहा था कि ध्यान रखना सुयश, ये पक्का उस राहुल रिक्शे वाले का काम होगा। लोगों को दूसरे को स्वयं से पहले तरक्की करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मानता हूं विनोद भाई, मगर अब मैं क्या करूं? तुमने पैसे तो इतने कमा लिए हैं कि तुम एक और बस खरीद सकते हो। फिर क्या विनोद भाई, ये लोग फिर से उसे आग लगा देंगे। सुयश निराश होकर अपने घर अपने पिता के पास जाता है, जहां उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे बेटा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था मुझे। बेटा तूने तो बहुत तरक्की कर ली। मैं हमेशा तुझे निकम्मा समझता रहा, मगर तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। वो पैसे भी तूने नहीं चुराए थे, वो तो कामगार हरीश ने चुराए थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मगर तू इतना उदास क्यों है? सुयश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारी बातें अपने पिता को बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा अब लगता है कि समय आ गया है कि मैं तुझे वो चीज दूं जो तेरे दादा तेरे लिए छोड़ गए थे। क्या पिताजी? दादाजी मेरे लिए क्या छोड़कर गए थे? सुयश के पिताजी अलमारी में से एक जादुई गुड़िया ला कर देते हैं, जिसके हाथों में रॉकेट बम होता है। ये लो, और एक नई बस खरीदो और इस गुड़िया को अपनी बस के सामने टांग देना। जैसे ही तुम इसे अपनी बस के सामने टांगोगे, तुम्हारी बस आम बस नहीं बल्कि रॉकेट बस में बदल जाएगी। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम इसके काबिल हो जाओ तब मैं ये तुम्हें दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, अब वापस घर लौट आओ, बहू और तुम्हारी बहुत याद आती है। जी पिताजी। सुयश अपने पिता के साथ वापस रहने के लिए आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक बस खरीदता है और उसके सामने ये गुड़िया टांग देता है। जैसे ही वो गुड़िया टांगता है, वैसे ही बस एक रॉकेट बस में बदल जाती है। अरे ये कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी के पास ये गुड़िया थी। ये गुड़िया किसी जादूगरनी ने उन्हें दी थी और ये तो सच में जादुई गुड़िया है। चलो फिर बस में बैठकर देखते हैं। विनोद और सुयश बस में बैठ जाते हैं और सुयश बस को चालू करता है। जैसे ही बस चालू होती है, बस के पीछे लगे रॉकेट से आग निकलनी शुरू हो जाती है और बस आसमान में उड़ने लगती है और कम समय में लंबी दूरी तय कर लेती है। गांव में सभी लोग बस को आसमान में उड़ते देख उसमें बैठने की चाहत करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में सुयश की रॉकेट बस का नाम हो जाता है। ये खबर राहुल रिक्शा वाले के पास भी पहुंचती है। पहले ये सुयश बस ले आया, उसे ठिकाने लगाया तो ये रॉकेट बस लेकर आ गया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल भाई, मैंने सुना है कि इस बस में कोई टंगी हुई गुड़िया है, वही इस बस को उड़ा रही है। अच्छा, सुबह सुबह कोई और नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? मैं सच कह रहा हूँ राहुल भाई, आप खुद ही सोचो, इससे पहले तो बस उड़ भी नहीं सकती थी, तो अब कैसे उड़ रही है? बात तो तू सही कह रहा है। चल मेरे साथ, आज रात जाकर सब खत्म कर देंगे। ये उड़ने वाली बस को आग लगाकर इसका भी खेल खत्म कर देंगे। जैसे ही रात होती है, राहुल और उसका साथी सुयश की बस के लिए रुके हुए होते हैं। थोड़ी देर में सुयश की बस उड़कर वापस अपने दिन की आखिरी यात्रा करके आती है, जिसमें से एक आदमी बस से उतरकर सुयश से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुयश कि तुम ये रॉकेट बस गांव में लेकर आए। अब इस गांव से दूसरे गांव जाना काफी आसान हो गया है। मेरी माँ की दवाई इस गांव में नहीं मिलती थी, वो सिर्फ दूसरे गांव में ही मिलती थी।
इस बस की वजह से मैं दूसरे गांव कम पैसों में और वो भी जल्दी पहुंच जाता हूँ। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो हम जाकर उस बस का कांच तोड़कर उसमें से जादुई गुड़िया को चुरा लेते हैं और अपनी रिक्शा में टांग लेंगे। क्या कहते हो? सही कह रहे हो राहुल भाई, मस्त आइडिया है। दोनों जाकर बस की खिड़की को तोड़ते हैं और उस गुड़िया को बाहर निकाल लेते हैं। मगर जैसे ही उसे राहुल बाहर निकालता है, वैसे ही राहुल और उसका दोस्त दोनों उसी गुड़िया में बदल जाते हैं। अगले दिन जब सुयश अपनी बस के पास आता है तो उसे बस के बाहर 3 गुड़िया मिलती हैं। अरे वाह, मेरे पास तो सिर्फ एक जादुई गुड़िया थी, मगर अब मेरे पास 3 गुड़िया हो गई। अब मैं 2 और बस खरीदूंगा और उन्हें भी रॉकेट बस बनाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाऊंगा। सुयश 2 बसें और खरीद लेता है। गांव में अब 3 रॉकेट बम बस हो चुकी थी। बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। लगता है शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक विचार आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा और साथ ही मुझे सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते नाश्ता मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी पत्नी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक 2 मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं सभी लोगों को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों करनी। अब बाबूलाल, उसकी पत्नी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाना खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी। इतना घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना। मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊंगा शहर। देखा, मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए। अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो। तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा। दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना।
खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा? ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो, ये हुई ना बात। अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला? नहीं, अब नहीं कहूँगा। चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस? आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारे ऊपर वाली मंजिल पर करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाले मंजिल पर सभी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप। अब देखना, कल सुबह से ही हम लोग अपनी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारी बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? करना क्या है, जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। वहाँ आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लगा है? बस रेस्टोरेंट है, आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की पत्नी सभी के लिए नाश्ता बनाती है जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने भाई साहब। ऑफिस के ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, सुविधा तो अच्छी है, पर उसके बाद भी हमारी बस में कोई आ नहीं रहा है क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, अब और कैसे बताऊं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, पर उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपकी बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांट देता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चढ़ो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर। सभी लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे समय बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं और देखते ही देखते बाबूलाल को शहर में सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर
यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है।